तो वही तो व्यवस्था है। मैं कलेक्टर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस व्यवस्था का मैं विरोधी हूं। अब आता है कमिश्नर, जो हमारे कोल्हान प्रमंडल में होगा, उत्तरी छोटा नागपुर में होगा, दक्षिणी में होगा, पलामू में होगा, संथाल में, यानी 5 कमिश्नर है हमारे पास। कमिश्नर का मतलब कमीशन से आया है, यानी जो कलेक्टर द्वारा जो इकट्ठा किया गया पैसा से कमीशन ले, उसे कमिश्नर कहते हैं। ये व्यवस्थाएं कहाँ की हैं? आपको लगेगा ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी तो अंग्रेजों की व्यवस्थाएं हैं। मैं कोई ऐसा टपोरी छाप नेता हूं नहीं, मैं एक पीएचडी का स्कॉलर हूं। मैं जो भी बातें रखता हूं तर्क से रखता हूं और रिसर्च करके रखता हूं। मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं उस क्षेत्र का रिसर्च करता हूं। सत्ता का हो या पैसा का हो या संपत्ति का हो, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हमारे पास सत्ता का भी केंद्रीकरण हो गया है और धन संपत्ति का भी केंद्रीकरण हो गया है। लेकिन अगर हम लोग बदले की भावना से चलेंगे तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी कम से कम सम्मान के साथ जी लेगी। अगर मान के चलिए इनमें से, अगर मान के चलिए जेएमएमआईएसयू या कोई क्षेत्रीय दल हमारे साथ सबको देता आना चाहिए, मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो सबसे पहले उनकी जो विचारधारा है, उनके आपके पास 100 एकड़ जमीन है और आप कहिएगा हम किसान का हितैषी हैं, पूरे झारखंड में 3 एकड़ एवरेज जमीन है, तो पहले दान कीजिए 97 एकड़ जमीन। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो उनके साथ आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं परिस्थिति की मांग है या नियति की मांग है। यानी साफ शब्दों में एक ऐसी एनर्जी है जो झारखंड के शोषण के खिलाफ हमें लेकर आई, हमें खींचकर आई है और हमें खड़ा कर दी है। इसीलिए आज जहां भी मैटर बड़ा होता है हम खड़ा होते हैं। व्यवस्था हो कि मैक्सिमम नहीं, सभी लोगों को लाभ हो। सत्ता का हो या पैसा का हो या संपत्ति का हो, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हमारे पास सत्ता का भी केंद्रीकरण हो गया है और धन संपत्ति का भी केंद्रीकरण हो गया है। इसलिए अब ये हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, जैसे मान के चलिए हमने आंदोलन किया, मेरे एक साथी को जान से मार दिया गया, तो हम लोग बोलते हैं यार जो मर गया, हमको जीना है, जी लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग बदले की भावना से चलेंगे तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी कम से कम सम्मान के साथ जी लेगी। यानी या तो हमारे नसीब में बेशर्मी होगी या तो बलिदान होगा, 2 चीज होगा। बेशर्मी इसलिए होगी कि अगर हम लोग आज नहीं लड़ पाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें बेशर्म कहेगी, और अगर हम लोग लड़ लेते हैं तो हो सके 2-4 जाने जाएंगी, हमें बलिदानी कहा जाएगा। तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचा है। तो हम लोग चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं एक बार अपनी आवाज को दिल्ली में उठाएं, एक बार अपनी आवाज को पूरे राज्य में उठाएं। उसके लिए हम लोग सदन में जाएं और सदन में जाने की इसलिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो गंभीर समस्याएं हैं, मैंने जो भी बातें कही हैं अपने विवेक से और अपने रिसर्च से कहा है। मैं कोई ऐसा टपोरी छाप नेता हूं नहीं, मैं एक पीएचडी का स्कॉलर हूं। मैं जो भी बातें रखता हूं तर्क से रखता हूं और रिसर्च करके रखता हूं। मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं उस क्षेत्र का रिसर्च करता हूं, इसलिए मैंने इस भविष्य को आपके सामने रखा है। और पीएचडी स्कॉलर का मतलब होता है दार्शनिक सोच का, यानी जो भविष्य को देखता है। मैंने झारखंड के भविष्य को आपके सामने रखा है। अब झारखंड के लोग क्या तय करेंगे ये उन पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहूंगा अगर नेतृत्व भेजे, किसी को भेजे, बीजेपी से भेजे, आजसू से भेजे, जेएमएम से भेजे या कांग्रेस से भेजे, टाटा के चंदे से जो चुनकर जा रहा है वैसे लोगों को रोकिए, वैसे लोगों को रोकिए। जो टाटा, बिरला, उषा मार्टिन, जो बीसीसीएल, सीसीएल के चंदे से जा रहा है वैसे लोगों को रोकिए। और नहीं रोक पाते हैं तो आने वाले दिन हमारी स्थिति बहुत भयावह होने वाली जी। जितना भी आपने बोला सभी राजनीतिक से तय होती है, तो आप इस बार जो आपने इतना सारे संघर्ष कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक जो है लोकसभा चुनाव आ रहा और विधानसभा चुनाव 1 साल बाद तुरंत होंगे। आप कैसे आएंगे? और तमाम देखिए, बिल्कुल देखिए पब्लिक एक्शन वाले भैया, ये चुनौतियां हैं हमारे लिए, क्योंकि अचानक सबसे पहली बात, अभी भी लोग एक सवाल करते हैं कि आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? हो सके आप भी करें तो हम उससे पहले बता दें। हम लोगों ने पॉलिटिकली इच्छा नहीं रखा था कि हम लोग को पॉलिटिक्स में जाना है। एक छोटा सा आंदोलन था, पढ़ने वाले छात्र थे, मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था, इसीलिए उस आंदोलन में चले गए। और 1.5 सालों तक, लगभग 1.25 सालों तक मुझे ये आभास नहीं था कि हम लोग को पॉलिटिक्स करना है। इसलिए हम अगर पॉलिटिक्स करना होता तो 2 साल बीत चुका है, हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन हमारे सामने होता। यानी इस राज्यवासियों के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं, इस बात को समझना होगा। और जब हम लोग आए हैं, नए नए दल हैं, तो जाहिर सी बात है जो 2024 का लोकसभा आएगा उसमें जब हम लोग प्रत्याशी देंगे थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि झारखंड दिल्ली नहीं है। मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली में क्या स्थिति है, लोकसभा का चुनाव आता है, 7 की 7 सीटें किसको जाती है? एनडीए को, यानी बीजेपी को चली जाती है। और जब विधानसभा आता है तो 70 में 67 सीटें बीजेपी के उल्टा जाती है। यानी समझिए, दिल्ली नहीं है ये झारखंड। अगर ये दिल्ली होता तो कसम से बोल रहे 2024 में लोग सरकार बना देते। ये दिल्ली नहीं है। यानी दिल्ली के लोग समझिए को जब लोकसभा में जाते हैं तो सारी सीटें एनडीए के साथ, लेकिन जब विधानसभा आता है बिल्कुल एनडीए के उल्टा, एनडीए को धूल चटा देते हैं। वही दिल्ली के लोग, वही थॉट्स, वही माइंड, वही लोग। लेकिन क्या होता है, एक राज्य स्तर के लिए चुनते हैं, एक देश स्तर के लिए चुनते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना ये थोड़ा सा दिल्ली की तुलना में हमारा झारखंड शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा उनसे मैंने है बैक है, इस बात की सच्चाई है। लेकिन
क्योंकि आप अकेले उतरेंगे कि कोई किसी नहीं, देखिए अकेले उतरेंगे तो ये स्वार्थी कहलाएंगे, और हम लोग अकेले उतरने का रहता तो हम क्यों आते हैं, रिस्क क्यों लेते हैं। एनडीए चाहे इंडिया गठबंधन से टिकट मांगते हैं, अरे उतना अगर और भी पार्टी को शामिल करके गठबंधन होकर उतरेंगे। देखिए गठबंधन नहीं, देखिए हम लोग प्रयास क्या करेंगे कि सबसे पहली बात जो विचारधारा हमारा मेल खाएगी, अगर मान के चलिए इनमें से अगर मान के चलिए जेएमएम आईएसयू या कोई क्षेत्रीय दल हमारे साथ सपोज देता आना चाहे, मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो सबसे पहले उनकी जो विचारधारा है, उनके आपके पास 100 एकड़ जमीन है और आप कहिएगा हम किसान के हितैषी हैं, पूरे झारखंड में 3 एकड़ एवरेज जमीन है, तो पहले दान कीजिए 97 एकड़ जमीन। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो उनके साथ आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं दोषी हैं। उन्हें जिस उम्मीद के साथ, अच्छा एक बात बताइए, मैं एक साधारण सा लड़का, ना मेरी कोई पहचान थी, 2 साल पहले एक छोटा सा गांव, फुटबॉल का मैदान, मुझे खेलना पसंद था और कुछ बच्चों को पढ़ाता था, मुझे पढ़ाना पसंद था। मैं बकायदा इसलिए 2 घंटे एक हाई स्कूल में जो सरकारी था मैं फ्री पढ़ाता था। मैं वहाँ के प्रिंसिपल को बोल के मैं वहाँ निःशुल्क शिक्षा दान देता था, यानी मुझे पढ़ना और खेलना बड़ा रुचि था। यानी अगर हमारे नेतृत्वकर्ता अगर अच्छा काम किए होते हैं तो एक साधारण से लड़के को आज कोयलांचल में इतना सम्मान, इतना वैल्यू, इतना महत्व तो नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं परिस्थिति की मांग है या नियति की मांग है। यानी साफ शब्दों में एक ऐसी एनर्जी है जो झारखंड के शोषण के खिलाफ हमें लेकर आई, हमें खींच कर आई है और हमें खड़ा कर दी है। इसीलिए आज जहां भी मैटर बड़ा होता है हम खड़ा होते हैं। देखिए आप, चूंकि आप स्वाभाविक है जो बाप बनते हैं वो कभी बच्चे होते हैं, तो इसलिए हमारे जो युवा हैं इनमें राजनीतिक समझ थोड़ी सी बाकी लोगों की तुलना में कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से अनुभवी लोगों को जब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और जैसे लोकसभा का चुनाव, चूंकि अभी लोकसभा की तैयारी में है तो समय नहीं मिलेगा, नहीं लोकसभा का चुनाव के बाद हम लोग लगभग 45 दिनों का प्रशिक्षण देंगे और बाकायदा सभी जिलों में देंगे, सभी प्रखंडों तक हम लोग पहुंचकर प्रशिक्षण देंगे। तो और इसके साथ मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति में हम लोग होंगे। अच्छा, यदि 2024 में आपकी सरकार बनती है, आप तो जानते हैं झारखंड की स्थिति अभी क्या है, मतलब शिक्षा के मात्र है। आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में किस तरह की शिक्षा है और प्राइवेट स्कूलों में किस तरह शिक्षा दी जाए। और हालांकि देख सकते हैं हमारे जो हमारे निचले तबके के गरीब लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में वो चीज पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो सब चीज ठीक नहीं हो रहा है। क्या 2024 में देखिए अगर हम लोग की हाँ सपोज दैट हम लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट किस तरह सरकार में आते हैं, तो पहला तो हम लोग ये चर्चा करेंगे तो कुछ कुछ कानून है कि जो एमपी एमएलए के पद पर एक होता है ना, कोई लाभ के पद पर नहीं होंगे। अब हमारा ये भी कानून होगा कि उनके नाम पे निजी स्कूल, निजी अस्पताल भी नहीं होगा। जिस तरह से दिल्ली में अभी शिक्षा की जी, झारखंड में मैक्सिमम जो निजी विद्यालय है वो एमपी एमएलए की हैं। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि ऐसा विधेयक बने कि जो एमपी एमएलए वो तो लाभ के पद पर नहीं होंगे, ये तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, लेकिन अब उनके नाम पर या उनके फैमिली के नाम पर निजी विद्यालय, निजी अस्पताल भी नहीं होगा, निजी मॉल भी नहीं होगा। तभी आप विधानसभा में आइए, आप सेवा करने के लिए आए हैं, तो इन चीजों को हम लोग लेकर आएंगे। उसके बाद राज्य सरकार के अधीन राज्य जो जितने विधायक हैं, स्पीकर है, मंत्री हैं, उनका वेतन तय करती है राज्य अनुसूची, यानी राज्य सरकार तय करती है। उसके वेतन में कटौती की जाएगी और पेंशन को पूरी तरह निरस्त किया जाएगा। ऐसे भी 5 साल विधायक रहे, कोई तीर नहीं मार के आए हैं, आपको पेंशन की कोई जरूरत नहीं। हम लोग बहुत ही ऐसे से चीजों को जनता के सामने रखेंगे जो बहुत बेहतर तरीके से राज्य के लिए हितार्थ में काम आएंगे। एंटी एक्ट होने के बावजूद भी रांची में लगभग आंकड़ा है 4000 से ज्यादा की संख्या में पिछले 10 सालों में आदिवासियों की जमीन के मामले में हत्या हुई है। सोच के देखिए आने वाले दिनों में जैसे जैसे शहर बढ़ेगा ये लोग गांव में अपनी पांव पसारेंगे, जैसे जैसे शहर प्रदूषित होगा ये उद्योगपति गांव की कृषि योग्य खेती जमीन को जब अधिग्रहण करने के लिए गांवों में प्रवेश करेंगे, क्या स्थिति होगी ये आपसे छुपी नहीं है। हम मानते हैं ये लोकतांत्रिक भारत है, हम ये भी मानते हैं ये संवैधानिक भारत है, लेकिन आपको इस बात को ही मानना होगा ये कानूनें कब की हैं, ये व्यवस्थाएं कब की हैं। ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की हैं। मैं उदाहरण दूंगा, कलेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टर? कलेक्टर का आशय क्या है? कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी जो आज हम जिसे डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, जिसे हम डीसी कहते हैं, और गौरव सिन्हा छाती से चौड़ा करते हैं, मतलब क्या था उसका? कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? ना जो जो भारत के लोग थे, किसान वर्ग, मैक्सिमम किसान वर्ग, उनको मार पीट कर, उन्हें डरा धमकाकर रेवेन्यू को कलेक्ट करना। तो वही तो व्यवस्था है। मैं कलेक्टर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस व्यवस्था का मैं विरोधी हूं। अब आता है कमिश्नर, जो हमारे कोल्हान प्रमंडल में होगा, उत्तरी छोटा नागपुर में होगा, दक्षिणी में होगा, पलामू में होगा, संथाल में, यानी 5 कमिश्नर है हमारे पास। कमिश्नर का मतलब कमीशन से आया है, यानी जो कलेक्टर द्वारा जो इकट्ठा किया गया पैसा से कमीशन ले उसे कमिश्नर कहते हैं। ये व्यवस्थाएं कहाँ की हैं? आपको लगेगा ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी तो अंग्रेजों की व्यवस्थाएं हैं। और एक बात बताएं, अंग्रेजों ने कानून किसके लिए बनाया था? हमारे लिए आया अपने लिए? अपने लिए बनाया था, हमें दबाने के लिए और अपने राज्य, अपने देश को फुल माने बढ़ाने के लिए। हमारे सब कुछ लूट के ले गए, चाहे कोहिनूर का हीरा हो या लगभग हजारों की संख्या में लूटा गया सोना हो।
तो वो व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज अभी उदाहरण के लिए आप, अभी खेती बाड़ी का दिन है, लोगों का खेत में अभी भी धान है। क्या अगर कोई किसान एप्लीकेशन डालता है एसपी को कि एसपी महोदय मुझे डर है कि मेरा धान बाहर पड़ा हुआ है, मेरी जो फसल है वो बाहर पड़ी है, आप 20 को पुलिस की संख्या दे, मेरे धान के खेतों की रखवाली करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? करेंगे? समझिए, भले मैं एक ऐसा विषय कर रहा हूं जो आपको हंसी लगेगा, लेकिन अगर लोकतांत्रिक भारत है तो ये करना चाहिए। लेकिन अगर वही कोई कंपनी ये कहेगी कि आज 20 लोग मेरे कंपनी में धरना देने आ रहे हैं, वहां कर्फ्यू लग जाएगा, वहां माहौल बन जाएगा कि धरना देने वाले आतंकवादी हैं और एसपी महोदय उसको पूरा छावनी में बदल देंगे। ये पूरे देश की कहानी है। यानी इस चीज को आज हर एक किसान वर्ग को समझना होगा कि ठीक है, ये लोकतांत्रिक भारत है, लेकिन व्यवस्थाएं कहाँ की है? ये तो वही व्यवस्थाएं हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्थाएं हैं। आखिर क्यों बना था ये पुलिस? पहला बात है, पुलिस बना क्यों था? पुलिस बना था दो कारणों से, मैं आपको खुल के बताता हूं। भले पुलिस में मेरे 90% भाई पुलिस में ही है, लेकिन जो सच्चाई उसको मैं बताऊंगा। पुलिस इसलिए बना था कि आपको दो चीजों को सुरक्षा करना है, जो अंग्रेज के अधिकारी होंगे उनको सुरक्षा देना है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसको सुरक्षा देना है। तीसरा कोई चीज नहीं था, तीसरा कोई कारण नहीं था। आज भी देख लीजिए, आप किसी कंपनी में जाइए धरना देने, किसी कंपनी में बंदी कीजिए, आप एसपी महोदय निगरानी करने के लिए हजारों पुलिस की संख्या में पहुंच जाएंगे। अगर डर होगा, अगर किसी आम आदमी का डर होगा, वहां प्रशासन लेट से पहुंचती है। अगर किसी पदाधिकारी को, चाहे जीएम रहे या फिर कोई हाई रैंक का उच्च अधिकारी रहे, पुलिस उसकी सुरक्षा में पहुंच जाती है। क्योंकि पुलिस, जो इंडियन पुलिस एक्ट जो बना ही था 1861 में, इसीलिए बना था कि दो चीजों को बचाना है। किसको बचाना है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो हमारे गवर्नर हैं, जो वायसराय हैं, जो कमिश्नर हैं, जो कलेक्टर हैं, उनको बचाना है। तो वही चीजें आज भी हो रही है, आज भी वही चीजें हो रही है। पुलिस तीसरे नंबर पर जनता की बचाव करती है। आज भी प्राथमिकता दो ही लोग हैं, उच्च अधिकारियों को अगर आप घेरिए, तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी, आप पे लाठी चार्ज करेगी, आप पे गोली चार्ज कर देगी। और आप ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि टाटा कंपनी पहुंच जाइए, अडानी की कंपनी पहुंच जाइए, पुलिस आज भी फायरिंग कर देगी। यानी वो व्यवस्थाएं आज भी है। इसीलिए वास्तव में अगर देश को चाहते हैं उन्नत करना, भले मैं नन्हा सा बालक हूं, लेकिन मेरी विचारधारा को आप काट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज भारत के संविधान में एक संशोधन होना चाहिए, किसानों के लिए एगो पूरा भाग होना चाहिए। अभी 22 भाग हमारा मूल रूप से कुल 25 है, एक भाग किसान के लिए होना चाहिए। आप सभी संविधान के ज्ञाता हैं, चूंकि आप लोग न्यूज वाले हैं, और मैं न्यूज वालों को हमेशा एकेडमिक मानता हूं। एक भी आर्टिकल है जहां किसान का पूर्ण जिक्र है? कहीं नहीं है। आर्टिकल 48 में जिक्र है, लेकिन सिर्फ कृषि का जिक्र है। उसके बाद कुछ राज्य की अनुसूचियों में जिक्र है, पंचायती व्यवस्था में जिक्र है, लेकिन व्यवसाय का जिक्र मिलेगा आपको, लोक सेवा आयोग का जिक्र मिलेगा। राष्ट्रपति के लिए 9 आर्टिकल है। अरे भाई, कितना इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति? भाई, राष्ट्रपति कितना इंपॉर्टेंट है? 9 आर्टिकल में जिक्र है राष्ट्रपति का, लेकिन किसान का एक आर्टिकल नहीं जो भारत के संविधान में जिक्र है। इसीलिए आज मनमाने ढंग से पूंजीपतियों को नदी के किनारे तो सारा जमीन पसंद आता है, क्योंकि वहां क्या करना है कि पानी एक तरफ से लेना है और प्रदूषण फिर नदी में छोड़ना है। इस चीज का कोई समझता ही नहीं है, ना कोई आवाज उठाना चाहता है। क्यों उठाएगा भाई? सबका रोजी रोटी चलता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मैं सम्मान करता हूँ, एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं, बिल्कुल विनोद बाबू के सबसे फेवरेट गुरुजी के पुत्र हैं, शिव भूषण के पुत्र हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है, जब हाल ही फिलहाल उनकी एक दूर के रिश्तेदार की बहन का विवाह था, टाटा ने 80 लाख रुपए से उनका लाइटिंग का खर्चा दिया था। बताइए माननीय मुख्यमंत्री टाटा को कैसे आंख दिखाएंगे? कैसे आंख दिखाएंगे? लॉजिकली बताइए। अगर 1000 आदिवासी परिवार अगर बर्बाद भी हो जाएगा टाटा की किसी योजना से, तो माननीय मुख्यमंत्री के इतना साहस नहीं है कि वो टाटा को फोन करेंगे कि क्या हो रहा है, आप कंट्रोल में रहिए, आप अपनी सीमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 80 लाख का फाइनेंस किया है। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं वकील के साथ मिलकर मैं सारा डाटा बता दूंगा, किस दिन फाइनेंस किया है, विवाह में मैंने क्या क्या चीज उनकी तरफ से दिया गया था। ये सारी चीजें जग जाहिर है, ये छुपाने की चीजें नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे राज्य की बात हो या देश की बात हो, अगर चाहते हैं कि किसान बचा रहे, अगर चाहते हैं आदिवासी बचा रहे, तो उसके लिए नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो टाटा के चंदे से ना जाए, जनता के चंदे से चुनकर जाए चलेगा। अगर वो टाटा के चंदे से जाएगा तो जबान नहीं खोल पाएगा। अभी हम लोग कुछ दिन पहले जो मीडिया बंधु हैं, नाम क्या, सोशल संवाद, उनसे भी बैठे, तो उन्होंने कहा कि आप तो बड़े हिम्मत वाले हैं कि आप टाटा पे भी मैंने कटाक्ष कर देते हैं, सांसद लोग का मुंह बंद हो जाता है। तो ये चीजें समझना होगा। आज अगर देश इन चीजों को नहीं समझता या राज्य नहीं समझता है, तो हम भी जिंदा होंगे, आप भी जिंदा होंगे। 20 साल बाद स्थिति देखिएगा क्या होगा। झारखंड एक खंडर के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। खूंटी में सोना मिलिए गया है, गुमला में हीरा का चांस मिलिए गया, धनबाद बोकारो तो छोड़ दीजिए, जाइएगा तो कोशिश कीजिएगा ऊपर ऊपर एरोप्लेन लेके जाइएगा, जमीन में जगह भी नहीं धनबाद बोकारो में बचेगा। इतना कोयला का खदान बन चुका है। किसके लिए भाई? क्या उन्नति किया देश ने? कितनी समानता आई, कितनी आर्थिक समानता आई, कितनी सामाजिक समानता आई? वो पैसा कहाँ गया जरा बताइए? सारा पैसा लूट के विदेश लोग ले गए, सारा पैसा 1% लोगों के हाथों में आपने थमा दिया। इसलिए गांधी का भी वही कथन था कि एक ऐसी व्यवस्था हो कि मैक्सिमम नहीं, सभी लोगों को लाभ हो। सत्ता का हो या पैसा का हो या संपत्ति का हो, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हमारे पास सत्ता का भी केंद्रीकरण हो गया है और धन संपत्ति का भी केंद्रीकरण हो गया है। इसलिए अब ये हम पे डिपेंड करता है
क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे ही हमने आंदोलन किया, मेरे एक साथी को जान से मार दिया गया, तो हम लोग बोलते हैं यार जो मर गया, हमको जीना है जी लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग बदले की भावना से चलेंगे तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी कम से कम सम्मान के साथ जी लेगी। यानी या तो हमारे नसीब में बेशर्मी होगी या तो बलिदान होगा, दो चीज होगा। बेशर्मी इसलिए होगी कि अगर हम लोग आज नहीं लड़ पाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें बेशर्म कहेगी, और अगर हम लोग लड़ लेते हैं तो हो सके दो चार जाने जाएंगी, हमें बलिदानी कहा जाएगा। तो दो ही ऑप्शन हमारे पास बचा है।